स्वागत है आप सभी का अथर्व क्लासेस पर। आज की मध्य प्रदेश महिला पर्यवेक्षक की क्लास में हम 5 अप्रैल का दोनों शिफ्टों का एग्जाम एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार के प्रश्न 5 अप्रैल के पेपर में पूछे गए थे। तो मुझे जितने भी प्रश्न मिल पाते हैं मैं उन सभी को आपको डिटेल में समझाने का प्रयास करती हूँ, ताकि आपके आने वाले एग्जाम में अगर इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाए या इन टॉपिक से प्रश्न पूछा जाए तो आपसे बन जाए। अगर आपने इससे पहले के एग्जाम एनालिसिस नहीं देखे हैं तो आपको चैनल की प्लेलिस्ट में सभी एग्जाम एनालिसिस मिल जाएंगे। मैंने अलग से एग्जाम एनालिसिस की प्लेलिस्ट बना दी है जिसमें सभी वीडियो मैंने डाल दी हैं, तो एग्जाम एनालिसिस की वीडियो जरूर देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। अगर क्लास पसंद आए तो प्लीज क्लास को लाइक जरूर करें और अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट करके जरूर बताएं कि क्लास कैसी लगी है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि पोषण एवं स्वास्थ्य के अंतर्गत किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे। तो सबसे पहला पोषण एवं स्वास्थ्य के अंतर्गत जो प्रश्न मिल पाया है वह है विटामिन B3 की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन B3 जिसका रासायनिक नाम क्या होता है, नियासिन होता है, और इसकी कमी से पेलाग्रा नामक रोग होता है। और इसी के साथ याद रखिए कि 4D सिंड्रोम विटामिन B3 की कमी से ही होता है, जो क्या है त्वचा, पाचन तंत्र और तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। पेलाग्रा के हम अगर लक्षण देखें तो यह त्वचा संबंधी और पाचन संबंधी है। त्वचा पर लाल चकत्ते, सूखापन और फटी हुई त्वचा। साथ ही अगर पाचन संबंधी देखें तो दस्त, उल्टी और पेट दर्द पेलाग्रा रोग के लक्षण हैं। हो सकता है अगले एग्जाम में आपसे 4D सिंड्रोम के बारे में पूछ लिया जाए, तो याद रखिएगा कि 4D सिंड्रोम जिसे डर्मेटाइटिस, डायरिया और डिमेंशिया कहा जाता है, और साथ में अगर इसका इलाज ना हो तो व्यक्ति की डेथ हो जाती है। तो इस प्रकार यह 4 बीमारियों से मिलकर बना 4D सिंड्रोम होता है, जो कि विटामिन B3 की कमी से होने वाला रोग है। अगला प्रश्न जो पूछा गया था, गर्भवती महिला को विटामिन डी किससे प्राप्त होता है। तो गर्भवती महिला को विटामिन डी सूर्य के प्रकाश, कुछ खाद्य पदार्थों और सप्लीमेंट से प्राप्त होता है, जिसमें मछली, अंडे और फोर्टिफाइड दूध शामिल होता है। के बाद अगला प्रश्न, जेई किस मच्छर के काटने से होता है। तो जेई जिसे जापानी इंसेफेलाइटिस कहा जाता है, यह क्यूलेक्स मच्छर के काटने से होने वाला रोग है। जापानी इंसेफेलाइटिस क्यूलेक्स प्रजाति के मच्छरों, विशेषकर क्यूलेक्स ट्राइटेनियोरिच के काटने से फैलता है। अगला प्रश्न, डीपीटी का टीका कौन सी बीमारी से सुरक्षा देता है। तो डीपीटी को हमने काफी बार बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ा है और यह प्रश्न काफी बार रिपीट भी हुआ है। इससे पहले कि अगर आपने एग्जाम एनालिसिस देखे होंगे तो आपको पता होगा कि डीपीटी का टीका से संबंधित प्रश्न कई बार बना है। तो डीपीटी का टीका जिसे डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस यानी कि काली खांसी और टिटनेस जिसे कि धनुष स्तंभ कहा जाता है नामक 3 गंभीर बीमारियों से सुरक्षा प्रदान करता है। तो यह एक मिश्रित टीका है जो याद रखिएगा 3 बीमारियों से हमें सुरक्षा प्रदान करता है। अगला प्रश्न पूछा गया था, नाखून की भंगुरता किस विटामिन की कमी से होती है। तो नाखून की भंगुरता यानी नाखूनों का कमजोर और आसानी से टूटना कई विटामिन और पोषक तत्वों की कमी से हो सकता है, जिसमें मुख्य रूप से बायोटीन यानी कि विटामिन B7, आयरन, विटामिन B12, जिंक शामिल है। तो इस प्रकार से ये इन विटामिनों, आयरन और विटामिनों की कमी से नाखून कमजोर हो जाते हैं। तो इस हिसाब से जो भी ऑप्शन में दिया होगा उसके अकॉर्डिंग राइट आंसर लगाइएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, खसरे का प्रथम टीका कब दिया जाता है। तो खसरे का प्रथम टीका याद रखिए 9 से 15 महीने में दिया जाता है। खसरे का पहला टीका जिसे MMR का टीका भी कहा जाता है और यह खसरा, मप्स और रुबेला वैक्सीन का हिस्सा है। तो मैंने टीकाकरण को काफी अच्छे से डिटेल में पढ़ाया है और आपकी एक रिवीजन वीडियो भी बनाई थी जिसमें मैंने टीकाकरण, सभी प्रकार के टीकाकरण के बारे में बताया था कि कौन सा टीका कहाँ लगता है।
किस भाग में लगता है और किस रोग के लिए लगाया जाता है। इसको मैंने काफी अच्छे से डिटेल में पढ़ाया है, तो वह वीडियो अपने एग्जाम से पहले जरूर देखकर जाइएगा। साथ ही टीकाकरण की आपको महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास भी मिल जाएगी, तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखिएगा। अगला प्रश्न भी टीकाकरण से ही पूछा गया था। टीकाकरण से क्या लाभ है? तो टीकाकरण संक्रामक बीमारियों से बचाव का एक सुरक्षित और प्रभावी तरीका है, जो आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली को रोगों से लड़ने के लिए तैयार करता है, जिससे आप आपके समुदाय सुरक्षित रहते हैं। तो टीकाकरण के हमें कई लाभ हैं। सबसे जो महत्वपूर्ण लाभ है वह है प्रतिरक्षा प्रणाली को रोगों से लड़ने के लिए तैयार करता है। के बाद जो अगला प्रश्न पूछा गया था, 3 दिनों तक लगातार डायरिया हो तो आप क्या करेंगे? डायरिया यानी कि अगर 3 दिनों तक लगातार दस्त हो तो क्या किया जाएगा इस कंडीशन में? तो 3 दिनों तक लगातार डायरिया होने पर सबसे पहले खूब तरल पदार्थ यानी कि पानी और ORS पीना चाहिए और हल्का भोजन करना चाहिए। यदि स्थिति गंभीर हो तो 2 दिनों से अधिक समय तक जारी रहे तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। साथ ही याद रखिए, निर्जलीकरण यानी कि डिहाइड्रेशन से बचने के लिए डायरिया से शरीर में पानी की कमी हो जाती है, इसीलिए तरल पदार्थों का सेवन करना चाहिए। अगला प्रश्न जो पूछा गया था, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसके परिणाम स्वरूप वयस्कों में ऑस्टियोमलेशिया नामक रोग होता है, जिसमें वयस्कों की हड्डियां नरम पड़ जाती हैं, और बच्चों में रिकेट्स नामक रोग होता है। ऑस्टियोमलेशिया और ऑस्टियोपोरोसिस के कारण हड्डियों के फ्रैक्चर का खतरा बढ़ जाता है। रिकेट्स और ऑस्टियोमलेशिया जैसा ही है, लेकिन यह केवल बच्चों को प्रभावित करता है। तो विटामिन डी से संबंधित भी हमने काफी डिटेल में कई बार पढ़ा है। तो अगर आपने विटामिन की वीडियो नहीं देखी है तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखिएगा। मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी बनाई है रिवीजन, इसमें आपको सभी विटामिन से संबंधित सभी रोगों को मैंने डिटेल में पढ़ाया है और आपको याद करने की ट्रिक भी बताई है। अगला प्रश्न आपका, डीपीटी में कुल कितने टीके लगते हैं? तो डीपीटी के बारे में भी हमने कई बार पढ़ा है। तो डीपीटी, जिसमें डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और टिटनिस के लिए लगाए जाने वाले टीके पूछे हैं कि कितने टीके लगते हैं। तो इसकी जो पहली खुराक होती है वह 6 सप्ताह की उम्र में बच्चे को लगाई जाती है। इसकी दूसरी खुराक 10 सप्ताह की उम्र में, तीसरी खुराक 14 सप्ताह की उम्र में, और इसका बूस्टर डोज दिया जाता है 15 से 18 महीने की उम्र में। और साथ ही दूसरा बूस्टर डोज, तो 2 बूस्टर डोज दिए जाते हैं, जिसमें दूसरा बूस्टर डोज 5 साल की उम्र में बच्चे को दिया जाता है। तो इस प्रकार ये सभी आपको याद होना जरूरी है। तो जिसमें 3 खुराक दी जाती हैं और 2 बूस्टर डोज दिए जाते हैं डीपीटी के। अगला प्रश्न, बीसीजी को जन्म होते ही लगाने से कौन सी बीमारी खत्म हो जाती है? तो बीसीजी टीका जो जन्म के समय लगाया जाता है मुख्य रूप से यह क्या है, तपेदिक यानी कि टीबी नामक रोग से बचाव करता है, खासकर बच्चों में गंभीर टीबी के रूपों से। तो बीसीजी का टीका तपेदिक यानी कि टीबी, जिसे कि ट्यूबरक्यूलोसिस भी कहा जाता है, नामक गंभीर बीमारी से बचाव करता है, और यह बच्चे को जन्म के समय लगाया जाने वाला टीका है। आगे हम सामान्य ज्ञान यानी कि जीके में देखेंगे कि किस प्रकार के प्रश्न किस टॉपिक से पूछे गए थे। तो सबसे पहला हम नियम अधिनियम में देखेंगे कि पूछा गया था, दत्तक पुत्र अधिनियम के अनुसार अगर बच्चे की उम्र 8 से 18 वर्ष है तो दंपत्ति की उम्र कितनी होनी चाहिए? तो इस कंडीशन में दोनों का योग यानी कि माता पिता का योग 90 से अधिक नहीं होना चाहिए। दत्तक माता पिता और बच्चे के बीच कम से कम 21 साल का अंतर होना चाहिए। साथ ही याद रखिए, शादीशुदा जोड़े के लिए बच्चा गोद लेने से पहले उनकी शादी को कम से कम 2 साल हो चुके होना चाहिए। संयुक्त उम्र 90 साल से कम होने वाले दंपत्ति बच्चा गोद ले सकते हैं। साथ ही याद रखिए कि दत्तक ग्रहण
विलेख में दत्तक माता पिता और प्राकृतिक माता पिता के व्यक्तिगत विवरण होने चाहिए। तो ये सभी कंडीशंस होने के बाद ही बच्चे को गोद लिया जा सकता है दत्तक पुत्र अधिनियम के अनुसार। अगला प्रश्न आपका योजनाओं से पूछा गया था और स्माइल योजना का उद्देश्य पूछा गया था क्या है। तो मैंने सभी योजनाओं को काफी डिटेल में पढ़ाया है। आपको सभी योजनाओं की वीडियो चैनल की प्लेलिस्ट के माध्यम से मिल जाएगी, तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखिएगा। स्माइल योजना, जिसका पूरा नाम है सपोर्ट फॉर मार्जिनाइज्ड इंडिविजुअल फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज, का उद्देश्य ट्रांसजेंडर व्यक्तियों और भिक्षाव्रत में लगे लोगों के लिए एक समावेशी समाज बनाना है ताकि वे गरिमा और सम्मान के साथ जी सकें। इसके बाद अगला प्रश्न यशस्वी स्कीम क्या है पूछा गया था। तो इस यशस्वी स्कीम, जिसे पीएम यशस्वी भी कहा जाता है, ओबीसी, ईबीसी और डीएनटी श्रेणियों के छात्रों के लिए एक छात्रवृत्ति योजना है जो उन्हें कक्षा 12 के बाद उच्च शिक्षा प्राप्त करने की में वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इसके बाद अगला प्रश्न आपका कायाकल्प योजना की शुरुआत कब की गई थी पूछा गया था। तो याद रखिएगा, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री श्री जेपी नड्डा ने 15 मई 2015 को स्वच्छ भारत मिशन के विस्तार के रूप में कायाकल्प पुरस्कार योजना की शुरुआत की थी। तो योजनाओं से संबंधित मैंने महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास करवाई है जो आपको चैनल की प्लेलिस्ट के माध्यम से मिल जाएगी। तो चैनल पर जाकर जरूर देखिएगा योजनाओं से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास, जिसमें कायाकल्प योजना को मैंने डिटेल में पढ़ाया है। अगला प्रश्न है पॉक्सो एक्ट से संबंधित पूछा गया था। तो पॉक्सो 2012 के यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम का संक्षिप्त रूप है। इसके लागू होने के साथ भारत में अब सबसे व्यापक और महत्वाकांक्षी कानूनों में से एक है जो न केवल यौन अपराधों के शिकार बच्चों को न्याय की अनुमति देता है। तो मैंने नियम अधिनियम के लिए एक अलग से वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने सभी नियम अधिनियमों को बहुत अच्छे से रिवाइज करवाया था आप लोगों को। अगला प्रश्न पूछा गया था प्री स्कूल शिक्षा किस देश ने सबसे पहले शुरू की। तो याद रखिएगा, प्री स्कूल शिक्षा सबसे पहले जर्मनी ने शुरू की और जर्मनी के शिक्षाविद फ्रेडरिक फ्रॉबेल ने 1840 में जर्मनी में किंडरगार्टन की शुरुआत की थी। अगला प्रश्न आरटीई एक्ट से पूछा गया था। आरटीई एक्ट 2009 में क्या क्या निषिद्ध किया गया है। तो आरटीई एक्ट अधिनियम 2009 के तहत शारीरिक दंड, मानसिक उत्पीड़न, प्रवेश परीक्षाओं, कैपिटेशन फीस और शिक्षकों द्वारा निजी ट्यूशन को निषिद्ध किया गया है। तो आरटीई एक्ट 2009 को हमने काफी डिटेल में पढ़ाया है, जिसकी आपको वीडियो चैनल की प्लेलिस्ट के माध्यम से मिल जाएगी। तो चैनल पर जाकर जरूर देखिएगा। और मैंने सभी एक्ट को डिटेल में पढ़ाया है, साथ में आपको एक रिवीजन क्लास बनाई थी जिसमें मैंने सभी एक्टों को अच्छे से समझाया था और उनसे संबंधित जितनी भी महत्वपूर्ण धाराएं हैं उनको भी डिटेल में समझाया था। तो वह एक क्लास आप जरूर देखिएगा। के बाद जीके में ही हम देखेंगे कंप्यूटर से किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे। तो कंप्यूटर में एमएस वर्ड और एक्सेल से तो हर शिफ्ट में प्रश्न 2 से 3 पूछे जा रहे हैं। इसके बाद आपसे एक प्रश्न पूछा गया था कि कंट्रोल प्लस एच का यूज क्या है। तो कंट्रोल प्लस एच का यूज होता है फाइंड एंड रिप्लेस करने का। तो कोई भी चीज ढूंढने के लिए कंट्रोल प्लस एच का उपयोग किया जाता है। साथ ही आप एमएस वर्ड और एमएस एक्सेल को अच्छे से पढ़कर जाइएगा। तो पूरे ही एमएस ऑफिस को मैंने काफी अच्छे से पढ़ाया है। आपको एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल की वीडियो चैनल की प्लेलिस्ट के माध्यम से मिल जाएगी। के बाद हम मैथ्स में देखेंगे कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे। तो मैथ्स के अंतर्गत 2 ही प्रश्न मुझे मिल पाए हैं, जिसमें पूछा गया था 7200 को 3:4:5 में बांटकर तीसरे हिस्से का मान क्या है।
इसी प्रकार से दूसरा प्रश्न भी 6400 को 4:2:2 में बांटकर दूसरे हिस्से का मान क्या क्या है। तो ये दोनों शिफ्टों के अलग अलग क्वेश्चन हैं। तो इस प्रकार से दो प्रश्न पूछे गए थे। अगला हम रीजनिंग में देखेंगे कि किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए थे। तो रीजनिंग में काफी इजी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इस प्रकार से था कि चेयर, हेल्थ, ग्रोथ, अवेयरनेस को घटते क्रम में लगाओ। तो हमें अल्फाबेट के अकॉर्डिंग इसको घटते क्रम में लगाना है। के बाद सीरीज से एक प्रश्न पूछा गया था और पूछा गया था एक घन को 343 टुकड़ों में तोड़ने पर कितने फलक रंगीन होंगे। इस प्रकार से एक प्रश्न पूछा गया था। अब हम बाल विकास के अंतर्गत देखेंगे कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे। तो सबसे पहला जो प्रश्न मिल पाया है वह है गर्भावस्था के दौरान कैल्शियम का स्रोत क्या है। तो गर्भावस्था के दौरान कैल्शियम के लिए आप दूध, दही, पनीर, हरी पत्तेदार सब्जियां, सोयाबीन और कैल्शियम से भरपूर खाद्य पदार्थों को शामिल कर सकते हैं। साथ ही इसके कुछ प्रमुख स्रोत देखेंगे तो जिसमें सबसे पहला है डेयरी प्रोडक्ट। तो दूध, दही, पनीर, छाछ, हरे पत्तेदार सब्जियों में देखेंगे तो पालक, केला, ब्रोकली और फलीदार में देखेंगे तो सोयाबीन, चना, राजमा और अन्य खाद्य पदार्थों में बादाम, तिल, मखाना और खजूर है। साथ ही समुद्री भोजन में झींगा, केकड़ा, मछली, तिलचट्टा और सार्डिन। तो इस प्रकार से ये सभी कैल्शियम के प्रमुख स्रोत हैं। अगला प्रश्न जो पूछा गया था, बच्चों का वजन के हिसाब से वर्गीकरण करना क्या कहलाता है। तो बच्चों का वजन के हिसाब से वर्गीकरण करना BMI यानी कि बॉडी मास इंडेक्स से किया जाता है। तो इसके हिसाब से किसी भी व्यक्ति के वजन और ऊंचाई के आधार पर शरीर में वसा की मात्रा का अनुमान लगाया जा सकता है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि कौन सी उच्च जोखिम तिमाही में गर्भवती के वजन की लगातार जांच होती है। तो याद रखिएगा तीसरी तिमाही यानी कि 28वें से 40वें सप्ताह तक और आपको 36वें सप्ताह तक हर 2 से 4 सप्ताह में और उसके बाद 1 से 2 सप्ताह में प्रसव पूर्व जांच करानी चाहिए। अगला प्रश्न पूछा गया था कफ के साथ खांसी होने पर क्या क्या हो सकता है। तो कफ के साथ खांसी कई बीमारियों का संकेत हो सकती है जिसमें सामान्यतः सर्दी, फ्लू, ब्रोंकाइटिस, निमोनिया, अस्थमा और फेफड़ों से संबंधित अन्य गंभीर स्थितियां शामिल हैं। अगला प्रश्न जो दूसरी शिफ्ट में इसी प्रकार से प्रश्न पूछा गया था कि खांसी पुनः होने के क्या लक्षण हैं। तो खांसी के बार बार होने या पुनः होने के कई लक्षण हो सकते हैं जिसमें सांस लेने में तकलीफ, छाती में दर्द, बलगम में खून आना, बुखार और थकान शामिल है। अगला प्रश्न पूछा गया था गर्भवती महिला को शक्कर की जगह गुड़ उपयोग करने की सलाह क्यों दी जाती है। तो गर्भवती महिला को शक्कर की जगह गुड़ उपयोग करने की सलाह इसीलिए दी जाती है क्योंकि गुड़ में शक्कर की तुलना में कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स यानी कि GI होता है जो रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने में मदद करता है और गर्भावस्था के दौरान होने वाली जटिलताओं को कम करता है। साथ ही गर्भवती मधुमेह के जोखिम को भी कम करता है। इसके बाद हम मैनेजमेंट में देखेंगे कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे। तो सबसे पहला तो आपसे पैराग्राफ में हर शिफ्ट में 10 प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि अगर हम आज के पेपर में देखें तो महिलाओं का साक्षरता से संबंधित पैराग्राफ पूछा गया था और दूसरा स्थानीय आदिवासी से संबंधित पैराग्राफ पूछा गया था। तो इससे संबंधित आपसे क्वेश्चन पूछे गए होंगे और पैराग्राफ तो छोटा रहेगा, बस आपको उसको ध्यान से पढ़ना है और उससे संबंधित आपको क्वेश्चन के आंसर देना है। इसके बाद अगला प्रश्न SSLR मोबाइल में कौन से अटैक से सुरक्षा करता है। तो SSLR मोबाइल हैकर अटैक से सुरक्षा प्रदान करता है। अगला प्रश्न जो पूछा गया था कि कोई महिला पर्यवेक्षक नई योजना लाना चाहती है पर बच्चों के माता पिता चिंतित हैं, उन्हें इस योजना पर कम भरोसा है,
तो उन्हें कैसे समझाया जाएगा। तो इस प्रकार के भाषाई समझ पर भी आधारित काफी प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो जो आप इनके ऑप्शन देखकर उसका राइट आंसर लगाइएगा। आगे प्रश्न पूछा गया था, टीकाकरण नहीं करवाना सामुदायिक संगठनों को कैसे प्रभावित करता है। तो ये भी आपके ऑप्शन पर डिपेंड करता है। इसका आंसर टीकाकरण नहीं करवाना सामुदायिक संगठनों को कैसे प्रभावित करता है, इस प्रकार का प्रश्न पूछा गया था। आगे प्रश्न पूछा गया था मैनेजमेंट में ही कि नए एक्ट के अनुसार मकान मालिक कितना किराया एडवांस ले सकता है। तो अगर हम नए एक्ट के अनुसार देखें मकान मालिक तो 2 महीने का किराया एडवांस ले सकता है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आशा करते हैं आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही कमेंट करके जरूर बताएं कि क्लास कैसी लगी है। इससे पहले की क्लासेस अगर आपने नहीं देखी हैं तो चैनल पर जाकर जरूर देखिएगा, क्योंकि मैंने हर एक एग्जाम एनालिसिस की, मुझे जितने भी क्वेश्चन मिलते हैं मैं उनको आपको डिटेल में पढ़ाती हूँ, ताकि आपके आने वाले एग्जाम में आपको यहाँ से हेल्प मिल सके। और आप कमेंट करके ये जरूर बताइए कि आपका एग्जाम किस स्टेट में है। तो जल्दी हम अपनी अगली क्लास के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।